वो जैसे कहते हैं कि गल वध गई है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अब बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई है। नज़रियाती तौर पर तो इन जमातों में इख्तलाफ था भी, लेकिन अब ये इख्तलाफ एक और हकीकत इख्तियार कर रहा है। नए सूबे बनने चाहिए, इसरार है एमक्यूएम का। बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, निज़ाम के अंदर बड़ी बुनियादी तब्दीली आनी चाहिए, इसको नहीं रुकना चाहिए। पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप ये काम ना करें, आप अपनी सियासत को संभालें, अंदरूनी इख्तलाफात से आप जान छुड़ाएं और ये काम हम पर छोड़ दें। ऐसा काम नहीं होगा जिसमें पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी नहीं है। हमारे पास सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से मौजूद हैं और हसन साबिर साहब रुकन कौमी असम्बली एमक्यूएम की तरफ से। दोनों का शुक्रिया। अगर मैं सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ कर लूँ, मुख्तसरन आप फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो एमक्यूएम की बात में जान लगती है, हमें छोटे इंतज़ामी यूनिट चाहिए, हमें निचले लेवल के ऊपर ताकत तकसीम करनी है और पैसे भी देने हैं, गवर्नेंस बेहतर होगी। दुनिया में यही मॉडल है। तो पीपल्स पार्टी का एतराज़ क्या है इस पे? देखिए, पीपल्स पार्टी तो शुरू से डिसेंट्रलाइजेशन पर यकीन रखती है और आइन के आर्टिकल 38 में सिर्फ लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं है, लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने तमाम डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज करेंगे और लोकल गवर्नमेंट उससे सेपरेट है। तो ये जो छोटे यूनिट और बुनियादी यूनिट जो है वो की बात हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिवीजन्स पहले ही हैं। उसके साथ लोकल गवर्नमेंट आइन के आर्टिकल 140A में एक बड़ा प्रोविजन है कि ईच प्रोविंस शैल एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो ये 18वीं तरमीम में बड़ा प्रोविजन डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर सूबा जो है वो अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा और उनको इंतज़ामी, माली और सियासी अख्तियारात जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इस प्रोविजन को एमक्यूएम ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसका जजमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि ये प्रोविंशियल असेंबली का अख्तियार है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इनेक्ट करना और इन पैरामीटर्स पर वो इनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सिंध असेंबली ने वो उस जजमेंट के मुताबिक आर्टिकल 140A के तहत वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अमेंड किया, जो कि अभी नाफिजुल अमल है सूबे में। और इससे जो है वो दूसरे सूबों में, पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे, केपी में इलेक्शन नहीं हो रहे, सिंध वाहिद सूबा है जहां लोकल गवर्नमेंट सबसे स्ट्रांग है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक जो उन्होंने आर्टिकल 140 को इंटरप्रेट किया था उसके तहत किया गया। सर साहब, आप यहीं पे भी अगर थोड़ा सा अगर रुकिएगा, मैं सूबों पर अभी आता हूँ। पहले ज़रा ये जो निचली सतह पर इख्तियारात भेजने का मामला है, हसन साहब, तो लोकल बॉडीज़ तो हैं, काम कर रही हैं, सूबे का इख्तियार है, असम्बली ने इख्तियार इस्तेमाल किया, आपकी ख्वाहिश यकीन हो सकती है, लेकिन आपके पास नंबर्स नहीं हैं और इस वक्त तो ज़रा पीपल्स पार्टी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में है। तो उन्होंने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके भी कर दिया। तो अब आप इससे आगे क्या चाहते हैं उनसे कि आपकी बात मान लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, बहुत शुक्रिया इस बर्निंग इशू को रेस करने के लिए। देखिए, एमक्यूएम बेसिकली चाह क्या रही है? एमक्यूएम तो चाह रही है कि कश्मीर तक, कराची से लेके कश्मीर तक के अवाम जो है बाइख्तियार हो जाए, तमाम अजला को जो है वो इख्तियार मिल जाए और डिविजिबल पूल के ज़रिए पैसे जो है उन तक मुंतकिल हो जाए ताकि आम आदमी की फलाह बहबूद का काम हो सके। एमएनए एमपीएस का काम नहीं है कि वो जाकर सड़कें बनाएं, जाके सफाई का इंतज़ाम करें, जाके जो सीवरेज का पानी बाहर निकालें। उनका काम रेगुलेटर का है, जो आइन में जिस तरह से दर्ज है कि आर्टिकल 140A उसकी तशरीह आज से 15 साल पहले की गई थी और 15 साल पहले जिन 3 लाइनों का तस्करा अभी यहाँ पे ज़मीर गुमरो साहब ने फरमाया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स जितने भी हैं उनको डिवॉल्व करना था। अब वो डिवॉल्व किस हद तक करना था, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन इन्होंने, जो एमक्यूएम की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फुल कोर्ट बेंच ने मनोअन उसको उस तरह से नहीं किया। वो बहुत तवील जजमेंट है, उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज लिखा है कि किन डिपार्टमेंट्स को डिवॉल्व करना है, किन इदारों के अंदर पैसे जो है वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
जहां पर इनको अपनी मर्जी नजर आई वहां पर इन्होंने एक कानून बनाकर, लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाकर पेश कर दिया। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। पूरे पाकिस्तान में सूबों ने इसको अप्लाई ही नहीं किया। उसका जो लेटर एंड स्पिरिट था, जो एसेंस था आर्टिकल 140 का, नहीं किया। अब रह जाती बात कि एमक्यूएम के पास नंबर नहीं है। डेफिनेटली एमक्यूएम के पास वो नंबर नहीं जिससे 2/3 मेजॉरिटी आती है। लेकिन चूंकि अब ये पूरे पाकिस्तान का बिल है, इस पे पीएमएलएन ने लीड ली है, पंजाब असेंबली से यूनानिमसली इसको पास कराया, जिसमें पीपल्स पार्टी भी उस असेंबली के अंदर मौजूद है। और वो पास करवाने के बाद, यही पूरा कानून पास करवाने के बाद उसको नेशनल असेंबली स्पीकर साहब के पास भिजवाया कि इसको आइन के आर्टिकल में तरमीम करके 140 की तशरीह कर दी जाए। तो यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस आकर 140 को डिस्कस करने की बात जो है वो पीपल्स पार्टी से डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब आजम नज़ीर तारड़ साहब बात कर रहे हैं, और जो कमेटी तश्कील दी गई थी, जो जॉइंट कमेटी थी इस 27वीं तरमीम के हवाले से, उसमें भी तकरीबन सिवाय पीपल्स पार्टी के जितने भी मेंबर्स मौजूद थे दोनों जॉइंट कमेटीज़ के, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि एक मजबूत अजला के लिए 140 की तशरीह हो जाना और ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को डिवॉल्व कर देना जरूरी है। अभी होता क्या है कि एनएफसी के जरिए डिविजिबल पूल में, और डिविजिबल पूल के जरिए सूबों को पैसे पार्क हो रहे हैं, हजार अरब रुपए पार्क हो रहे हैं। इस साल सिंध हुकूमत को 2400 अरब रुपए मिले। 57.7% जो एनएफसी का रेशो है उसमें 27% को मिलता है। 2400 अरब। ये तो सवाबदीद जो सूबे के अंदर हुकूमत है, जो असेंबली में जिसकी मेजॉरिटी है, जिसका चीफ मिनिस्टर है, जिसका मेयर है, आपको ज़ाहिर पसंद नहीं होगा लेकिन उनका ये मामला, लेकिन ये तो उनका सवाबदीदी इख्तियार है। मैं ज़रा बात को सूबों की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। अगर आप सूबों के हवाले से बात करें कि अभी गवर्नर साहब ने बात की कि डिवीजन्स मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, और जैसा तैसा भी आपके ख्याल में एक निज़ाम भी मौजूद है नेशनल लेवल के ऊपर। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उसके पास इतनी नहीं होगी। आप सूबे क्यों बनवाना चाहते हैं ज़्यादा? उससे क्या फ़ायदा होगा? सर, इसके लिए भी मैं गुजारिश करूं कि ये मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जब आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमक्यूएम मरकज़ बादराबाद पे, तो इसकी पूरी एक बैकग्राउंड समझाया था कि उसको सूबे बनने इस मुल्क के अंदर इंतहाई ज़रूरी किस लिए हैं, क्योंकि हम सिर्फ इस सूबे और इस शहर की बात नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में देख लीजिए, आपके इल्म में है तलत साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह से सारी चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। बलूचिस्तान में एमएनए को अपने हलके में ट्रैवल करने के लिए 3 दिन दरकार है। इतना बड़ा हलका एक एमएनए के पास है। सूबाई असम्बली के मेंबर के पास ये इतना मौका ही नहीं मिल पाता कि वो अपने हल्के के अंदर चला जाए। इसी तरह से केपी के अंदर है, पंजाब के बॉर्डर एरियाज के अंदर है, सिंध के इलाके बहुत सारे जो अंडर डेवलपमेंट एरियाज है उनके अंदर है। अगर सूबे बनेंगे तो सूबों के अंदर इख्तियारात होंगे, उसका चीफ मिनिस्टर होगा, उसका गवर्नर होगा, उसके अंदर वहाँ की एक इंस्टीट्यूशन होगी, वहाँ की यूनिवर्सिटीज होंगी, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। तो ये इंतहाई जरूरी है। आप शुरुआत पंजाब से कर लें। 2013 में पास कर दिया था कि 3 सूबे बना दिए जाएं। जी मुझे आ गई मुझे आवाज़। जी फरमाइएगा क्विकली। मैं सेनेटर साहब को जानना चाहूंगा, सिंध में ब्रीफली फरमाइएगा कि कितने सूबे आपके ख्याल में बनने चाहिए? देखिए, सिंध में कोई सूबा बनना नामुमकिन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। 1 यूनिट के तबाहकुन जो है वो तजर्बे के बाद मौजूदा सूबों को आइन के आर्टिकल 239 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था कि ये अख्तियार सूबाई असम्बली के पास है। जब तक वो 2/3 मेजॉरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, सदर किसी ऐसे बिल पर जो है वो साइन नहीं कर सकता, सूबा नहीं बन सकता। तो ये कहना, ये जो मौजूदा सूबे हैं ये मुगलों वाले सूबे नहीं, ये खुद इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे। व्हेन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड पंजाब वाज अ कंट्री, सिंध वाज अ कंट्री, इस तरह से कलात रियासत था। तो ये जो हमारे यहाँ इन्होंने मिलकर जो है वो फेडरेशन को बनाया है। फेडरल गवर्नमेंट ही नहीं होती, गवर्नमेंट को जो है इन्होंने, ये कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होते हैं, इन्होंने ही बनाया है। अभी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सूबों को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और ये अख्तियार प्रोविंशियल असेंबली के पास है। और अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली, और अगर ये इख्तियार इसमें तरमीम हो जाए, सेनेटर साहब, अगर इस इख्तियार में तरमीम हो जाए और सूबे बनाने की तजवीज़ जो है इस तरमीम के साथ सामने आए, पंजाब के अंदर भी बने, खैबर पख्तूनख्वा में भी बने, बलूचिस्तान में भी मिले, और सिंध में फिर क्यों ना बने? मैं ये जानना चाहूँगा। आप तो इख्तियार से जोड़ रहे हैं ना, वो तरमीम, उसमें तरमीम आ जाएगी। कितनी तरमीमें आ गई हैं? तो 28 में वो भी तरमीम हो जाएगी। सूबे जो है वो
देखिए, ये सूबे स्टेट्स हैं, इन्होंने जो है वो कंसेंट दिया था कि ये फेडरल गवर्नमेंट बनेगी। क्या होती है कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं होते, सूबे तो पहले ही थे। उन्होंने कंसेंट दिया कि हम ये सब्जेक्ट्स फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठे चलाएगी और इस वजह से हम फेडरल गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने तो सूबे नहीं बनाए ना। तो जब पार्लियामेंट को अख्तियार नहीं है कि वो सूबे बना सके, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको कैसे टच कर सकते हैं? ये तो गैर आईनी होगा कि जिसने जो है फेडरल गवर्नमेंट जिस स्टेट ने बनाई, आप उसको जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। आपने 1 यूनिट के बाद देखा सूबों को ख़त्म करके, ये भी सूबों को ख़त्म करने के बराबर है ना, सेम एक्सपीरियंस है ना। आपने क्या देखा, बांग्लादेश अलहदा होगा, मुल्क टूट गया। अब आपने नया मुल्क बनाया है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और वो सूबों ने मिलकर बनाया है। जिन्होंने मुल्क बनाया है आप उसको ख़त्म करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई है वो उनको ख़त्म करेगी। ये ख़त्म नहीं कर रहे, ज़्यादा कर रहे हैं, इसमें तब्दीली ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में देखिए लिखा हुआ है कि नए सूबे वहां बनाए जा सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। हमारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नए सूबे बनाने का कोई इवन प्रोविजन भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल मुझे हसन साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बात आएगी। देखिए, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लूं। ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा क्लियर कर लूं, एक मुझे 10 सेकंड दे दे जी। देखिए, मुझे भी करने देना। देखिए, जो एनएफसी, ठीक है जी फरमाइए हसन साहब। ये जो जी अभी ज़मीर साहब, मैं अर्ज कर देता हूँ तारिक साहब, 239 की तशरीह भी देखें अपनी मर्जी से कर रही है पीपल्स पार्टी। 239 आर्टिकल 239 कह रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ ही नहीं है कि सूबे बन सकते। उसमें तो लिखा है कि डिलिमिटेशन सूबों की होगी। उसी आर्टिकल के उसके सब आर्टिकल है 4, 239 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका सब आर्टिकल है 4। वो कह रहा है कि प्रोविंसेस की डिलिमिटेशन कैसे होगी। तो अगर इतना ही अभाम था, इतना ही प्रॉब्लम था कि भाई सिंध सूबे को या पंजाब या केपी या जिस भी किसी सूबे को कभी तकसीम ही नहीं किया जा सकता, तो ये तो वही बात हो गई जैसे जब 1947 में कहते तकसीम हिंदी नहीं हो सकती। ये तो अजीब बात हो गई है भाई। लिखा हुआ है, आर्टिकल मौजूद है, और ये आर्टिकल 1973 में बना था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में बना था, 1 यूनिट के होते हुए बना था। उसमें लिखा गया था कि भाई ये उसके बाद प्रोविंसेस बना दिए, 4 प्रोविंसेस बना दिए। अब अगर मुल्क को चलाने के लिए, बेहतर अंदाज में चलाने के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, अगर प्रोविंसेस, अगर ये फ़ायदेमंद सूदमंद हो सकते हैं तो उसमें डिबेट करने में क्या हर्ज है। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगा के, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बोलते हैं बात ही नहीं हो सकती, आइन में तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो आइन में ही लिखा हुआ है मेरे भाई, 239 सब आर्टिकल 4 के अंदर पूरा डिफाइन किया है कि सूबे कैसे बनाए जाएंगे इस मुल्क के अंदर। जहां तक मुझे इस मामले को इधर ही छोड़ना है क्योंकि ये ऑनगोइंग डिबेट है। हसन साहब और सेनेटर ज़मीर साहब, और हम इसको छोटी निशिस्त में इसका अहाता, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि डिबेट इसके ऊपर होनी चाहिए और डिबेट तहम्मुल के साथ होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अगली नशिस्त में हम ज़्यादा सूबों की बात कर पाएंगे, लेकिन अब जब डिबेट चल निकली है तो इसको हमने किसी मंतकी नतीजे पर तो लेके जाना है।